हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोनी के सबसे लेटेस्ट कैमरे के बारे में बताने वाला हूं, जो कि सोनी ZV-E1 है। इस कैमरे में आपको फर्स्ट हैंड कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि किसी और कैमरे में आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। फिर धीरे धीरे हम बात करेंगे इस कैमरे की कुछ कमियों की। सबसे तगड़ा फीचर जो मुझे इस कैमरे का लगता है वो है सब्जेक्ट ऑटो रिफ्रेम। आप देखो, जैसे अगर आप खुद की सिनेमैटिक वीडियो शूट करते हो और आपके पास कोई थर्ड पर्सन है नहीं आपको रिकॉर्ड करने के लिए, तो आपको बस इस फीचर को एनेबल करना है। अपने कैमरे को एक ट्राइपॉड में रख दो और फ्रेम के अंदर आप जो भी मूवमेंट लोगे ना, कैमरा वही सेम मूवमेंट आपको आपकी वीडियो के रिजल्ट में भी देगा। ये फीचर AI पे वर्क करता है और इस कैमरे पे और भी ऐसे फीचर्स हैं जो कि AI पे वर्क करते हैं, जो कि इस कैमरे को काफ़ी ज़्यादा खास बनाते हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात जो मुझे इस कैमरे की लगी है वो इसका तगड़ा लो लाइट परफॉर्मेंस। अब देखो, जो इस कैमरे में सेंसर यूज हुआ है वही सेम सेंसर सोनी A7 III, सोनी FX3 और सोनी FX6 में भी यूज हुआ है। और आपको पता ही होगा कि ये तीनों कैमरे लो लाइट में कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और इसकी वीडियो क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन सोनी ZV-E1 में आप ISO की रेंज को 80 से लेके 4 लाख तक इंक्रीज कर सकते हो। यानी अगर आप कैंडल लाइट में भी अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। 2.0 तीसरा कमाल का फीचर है इसका न्यू मेन्यू सिस्टम, जिसे मेन्यू 2.0 भी कह रहे हैं। अब देखो, जब मैं कैनन से सोनी में स्विच हुआ था ना, तो मुझे सेटिंग समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और कई बार तो मुझे कुछ सेटिंग्स को सेट करने में 2 से 3 मिनट लग जाते थे। लेकिन नया वाला मेन्यू सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड है और सारी सेटिंग्स आपको एक ही टैब के अंदर मिल जाती है, जो कि बिगिनर्स के लिए काफ़ी ईजी होने वाला है। एक बात और, आप सारी सेटिंग्स को ना टच से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे ISO, अपर्चर और शटर स्पीड को भी आप टच से कंट्रोल कर सकते हो, जैसा कि कैनन में होता था। और ये वाला फीचर काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होने वाला है। चौथी तगड़ी चीज़ है भाई इसका सेंसर, जो कि है 12 मेगापिक्सल का, जिससे आप 4K 10 बिट फुटेजेस भी रिकॉर्ड कर सकते हो और इसमें आप 4K में 60 FPS तक शूट कर सकते हो। लेकिन 1-2 महीने बाद ना सोनी का अपडेट रिलीज करेगा, जिससे आप 4K 120 FPS तक शूट कर पाओगे। इसका मतलब आपको 4K में अल्ट्रा स्लोमो देखने को मिलेगा। पांचवी सबसे अमेजिंग चीज़ है इसकी AI। अब सोनी ने ना AI का इस्तेमाल भर के ऑटो फोकस सिस्टम को एकदम एक्यूरेट बनाने में किया है। पहले सोनी के कैमरे ह्यूमन आई डिटेक्ट करते थे, लेकिन अब सोनी का AI सिस्टम ह्यूमन पोस्चर को भी डिटेक्ट करता है। जैसे अगर आपका फेस कैमरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सोनी का AI सिस्टम पूरे ह्यूमन पोस्चर को डिटेक्ट करेगा और एकदम आई को लोकेट करके फोकस एकदम फेस पे एक्यूरेट रखेगा। अब सोनी ने ना ऑटो फोकस के 3 नए और ऑप्शन आपको दिए हैं। पहले आपको ह्यूमन, बर्ड्स और इंसेक्ट के ऑप्शन देखने को मिलते थे, लेकिन अब इसमें आपको कार, ट्रेन्स और एयरप्लेन्स के भी ऑप्शन मिलेंगे, जिससे आप ये सारी चीज़ों पे भी एकदम एक्यूरेट फोकस रख पाएंगे। अब बात करते हैं इस कैमरे की कुछ ऐसी कमियों की जिसे आप निगलेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे और आपका डिसीजन मेकिंग पॉइंट बिल्कुल चेंज हो सकता है। सबसे बड़ा इशू है इसमें ओवर हीटिंग का। अब जितने भी लोगों ने इस कैमरे को परचेज किया है, सबका यही कंसर्न है कि इसमें ओवर हीटिंग बहुत ज़्यादा है। जब आप 4K में 15 से 10 मिनट के ऊपर शूट करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएटर हैं, जैसे रील या शॉर्ट्स बनाते हैं, छोटी मोटी क्लिप्स बनाते हैं, तब आपको कोई भी ओवर हीटिंग देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएटर हैं, जैसे कि आप वेडिंग वगैरह शूट करते हैं या पॉडकास्ट वगैरह शूट करते हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग देखने को मिलेगी और आपको बार बार कैमरे को बंद और चालू करना पड़ेगा। सोनी ZV-E1 की बॉडी ना प्लास्टिक से बनी हुई है और इसमें आपको कोई भी फैन देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि सोनी FX3 में है, जो कि ओवर हीटिंग को बहुत कम करता है। तभी शायद सोनी इस कैमरे को ना व्लॉगिंग कैमरा कह रही है, ना कि एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफी कैमरा। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस कैमरे में आपको कोई व्यू फाइंडर देखने को नहीं मिलता है और इसमें मैकेनिकल शटर भी नहीं है। तो अगर आप इस कैमरे से फोटोग्राफी करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए कैमरा बना ही नहीं है। तीसरी और सबसे मेन प्रॉब्लम जो मुझे इस कैमरे की लगी है वो है इसका प्राइस पॉइंट। अब इसकी बॉडी की सिर्फ प्राइस 1,80,000 से 2 लाख के बीच में होने वाला है इंडिया में, जो कि बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उनको एक बेटर ऑप्शन मिलता है 2,30,000 में A7 Mark IV, जिसमें आपको 33 मेगापिक्सल का सेंसर भी मिलेगा और उससे आप हाइब्रिड शूटिंग भी कर पाओगे, यानी प्रोफेशनल लेवल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी A7 IV से कर पाओगे। तो कैसा लगा आपको ये कैमरा और कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।